प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 क्षितिज भागवन का पाठ दो बैलों की कथा, इसका मैं इजी रूप में एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले भी बच्चों मैं क्लास 9 क्षितिज कृतिका स्पर्श संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। दो बैलों की कथा। इनके राइटर कौन हैं? इनके लेखक हैं प्रेमचंद जी। तो प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं कि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही गांव में सन 1880 में हुआ। मुंशी प्रेमचंद ने 350 कहानियाँ और 11 उपन्यास लिखे। मुंशी प्रेमचंद के साहित्य का सबसे प्रमुख विषय है राष्ट्रीय जागरण, यानी वो समाज को जगाने का काम करते थे और समाज सुधार का भी काम करते थे। देशभक्ति के प्रबल स्वर के कारण उनके कहानी संग्रह सोजे वतन को अंग्रेज़ सरकार ने जब्त कर लिया था। तो क्या हुआ था बच्चों, जब हमारा देश गुलाम था, हमारे देश पर अंग्रेज़ शासन कर रहा था, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो देश की जो स्थिति ऐसी ख़राब हो गई थी, तो उसके लिए समाज सुधार का काम कर रहे थे। कोई लेखनी के माध्यम से या कोई स्पीच देते थे, तो इस तरह से बहुत सारा कार्यक्रम चलता था। तो मुंशी प्रेमचंद उस समय सोजे वतन लिखे थे और उस किताब में अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ कुछ बातें लिखे थे। तो उन लोगों ने क्या किया, उस बुक को जब्त कर लिया। तो यही दिया गया है। और मुंशी प्रेमचंद ने दीनहीन किसानों मतलब गरीब किसानों के बारे में, ग्रामीणों और शोषितों की दलित अवस्था का मार्मिक चित्रण किया है। उनकी कफन, पूस की रात, गोदान, विवाह, नशाखोरी, शोषण, बहुविवाह, छुआछूत, ऊंच नीच आदि पर भी प्रभावशाली साहित्य लिखा। इतना ही नहीं, प्रेमचंद जो है मनुष्यों को ही नहीं, पशुओं को भी सहानुभूति प्रदान की। दो बैलों की कथा के दोनों बैल मानो परतंत्र भारतीय नागरिक हैं जो स्वदेश हित के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। तो मतलब इस पाठ में यह दिखाया गया है बच्चों कि दो बैलों की कथा के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद देश की जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि उस समय क्या हुआ था, अंग्रेज़ जो देश पर अत्याचार जुल्म कर रहे थे, तो किस तरह से जुल्म कर रहे थे, किस तरह से अत्याचार कर रहे थे, तो दो बैलों के माध्यम से दिखाया गया है। इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि बैल के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, उसको किस तरह जो है कैद खाने में बंद कर दिया गया है, भूखा है, प्यासा है, उसके ऊपर डंडे पड़ रहे हैं। और उस अवस्था में भी बैल जो है कितना काम कर रहे हैं, मतलब कभी भी वो टूटे नहीं हैं, उसके अंदर कितना हिम्मत है और हिम्मत से किस तरह मुकाबला करते हैं। तो यही इस पाठ में दिया गया है। तो पाठ शुरू करते हैं। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है, मतलब यह कहानी जो है फेमस कहानी है उनकी। और इसके प्रमुख पात्र दो बैल हैं, जिसका क्या नाम है, एक का नाम है हीरा और दूसरे का नाम क्या है, मोती है। ये दोनों बैल जो हैं सीधे साधे लोगों के प्रतीक हैं। जिस तरह हमारा भारत देश है, हमारे भारत देश के जो अधिकांश लोग हैं वो बहुत ही सीधे साधे हैं, उसके दिल में कुछ भी छल कपट नहीं रहता है। जिस कारण से क्या हुआ, विदेशी लोग यहाँ पर जुल्म किए, अत्याचार किए और हमारे देश पर कब्जा कर लिए। तो अंग्रेज़ कितने दिनों तक हमारे देश पर कब्जा किया, तो आप लोग जानते ही होंगे कि हमारा देश किस तरह से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। और आज़ादी दिलाने के लिए कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दे दी। भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और ना जाने कितने अनगिनत लोगों ने अपनी अपनी कुर्बानियाँ देकर भारत को आज़ादी दिलाई है। तो क्या हुआ, हमारे देश के लोग इतने सीधे साधे थे कि कोई भी देश के लोग यहाँ पर आकर टिक जाते थे और रहने लगते थे। तो बताया जा रहा है कि अधिक सीधे साधे भी नहीं बनना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, अगर अधिक सीधे साधे हम लोग बन जाएंगे तो हमारा देश गुलाम बन सकता है। तो इस पाठ के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी
जो हैं भारतीय जनता को जगाने का काम किए हैं कि जगो, इस तरह से सीधे साधे मत बनो, नहीं तो यह देश जो है फिर से गुलाम बन जाएगा। तो इस पाठ में यही दिखाया गया है कि हीरा और मोती किस तरह से उसके ऊपर अत्याचार जुल्म किया गया, फिर भी कितने हिम्मत से आगे बढ़े हैं। तो देखिए इसमें यह दिखाया गया है, ये शक्तिशाली कमाऊ और सीधे साधे होते हुए भी मनमाने अत्याचार सहते हैं। मतलब दोनों जो बैल हैं सीधे साधे हैं और बहुत अत्याचार भी सहते हैं। कहानीकार इनके माध्यम से भारतीय लोगों की परतंत्रता दिखाए हैं, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। अब देखिए इसमें यह बताया गया है कि बैल जो होता है एक सीधा जानवर होता है। तो जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन माना जाता है। मतलब गधा के पास जो होता है उतनी बुद्धि नहीं होती है, बहुत ही कम बुद्धि होती है। यह लेखक मुंशी प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण है उसका सीधापन और सहनशीलता। मतलब इतने सीधे होते हैं गधा, जो उसको कितना भी आप भारी से भारी बोझ उसके बॉडी के ऊपर आप रख देंगे, आराम से वह चलता रहेगा और कुछ भी नहीं करेगा। वह सुख दुख हानि लाभ सभी में एक जैसा रहता है। इसी सीधेपन और सहनशीलता के कारण ही भारतीयों को भी अफ्रीका और अमेरिका में अपमान सहना पड़ा। और हम लोग भारतीय लोगों को अफ्रीका और अमेरिका में क्यों अपमान सहना पड़ा? क्योंकि हम लोग कुछ बोल नहीं पाते थे, हम लोगों के अंदर उतना हिम्मत नहीं था। हम लोग बहुत हमारी जो भारतीय जनता थी जो वहाँ जाते थे अफ्रीका और अमेरिका, तो वहाँ लोग बहुत सारी गालियाँ देते थे, बहुत कड़वा वचन बोलते थे, फिर भी वो लोग सह लेते थे। तो यहाँ पर लेखक यही कह रहे हैं कि अगर अधिक सीधे साधे बनोगे तो कोई भी आपको फ़ायदा उठा सकता है, गालियाँ दे सकता है, आपके ऊपर जुल्म अत्याचार कर सकता है। इसलिए कभी भी इतने सीधे साधे नहीं बनना चाहिए। और गधे से कुछ ही कम सीधा एक और प्राणी है बैल। तो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि बैल है सीधा साधा, लेकिन गधे के इतना सीधा नहीं है। यह कभी कभी अड़ भी जाता है। मतलब कभी कभी अगर अड़ जाता है मतलब उसको कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, इसलिए इसका स्थान गधे से कुछ नीचा है। और हीरा मोती क्या है? सच्चे मित्र हैं। तो यहाँ पर लेखक दिखा रहे हैं कि झूरी काछी के पास दो बैल थे। झूरी जो थे, झूरी काछी उनका नाम था झूरी, तो उनके पास दो बैल थे। एक का नाम क्या था? हीरा था, और दूसरे का नाम था मोती। दोनों पछाई जाति के सुंदर सुडौल और चौकस बैल थे। मतलब बहुत ही एक जाति प्रजाति होता है इस नस्ल का। अगर आप गाय खरीदेंगे, बैल खरीदेंगे तो अच्छा माना जाता है। तो इस तरह के पछाई जाति के सुंदर सुडौल बैल थे। लंबे समय से साथ साथ रहते हुए उनमें गहरा प्रेम हो गया था। तो हीरा और मोती लंबे समय से एक साथ रह रहे थे, इसीलिए क्या हुआ था, दोनों में काफ़ी प्रेम भाव रहा करता था। वे साथ साथ खाते थे, खेलते थे और धौल धप्पा करते थे। मतलब एक दूसरे के साथ, जैसे हम लोग होता है ना, हम लोगों को अगर दोस्त मिल जाते हैं तो हम लोग खेलते हैं, हंसते हैं, धौल धप्पा भी कर लेते हैं। तो इसी तरह दोनों खुश रहा करते थे। एक दूसरे को चाट सूंघकर प्रेम प्रकट किया करते थे तथा आँखों से ही एक दूसरे की बात समझ लेते थे। एक दूसरे के आँखों से ही बात समझ लेते थे। और हीरा मोती झूरी की ससुराल में। अब देखिए झूरी के पास तो बैल था, लेकिन क्या हुआ, झूरी का जो साला है उसका नाम क्या है? गया। गया को कुछ काम हुआ, मतलब खेत जोतने का काम हुआ होगा, तो गया क्या करता है, कुछ दिन के लिए झूरी से बैल मांग लेता है। तो देखिए क्या होता है, वहाँ बैल जाने के बाद क्या क्या हुआ उसके साथ। संजोग से झूरी ने एक बार दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। बेचारे बैल समझे कि मालिक ने हमें बेच दिया है। बैल को क्या मालूम, वह सोच रहा था कि मालिक हमको किसी के हवाले कर दिया है, बेच लिया है। अतः वे अड़ गए, मतलब जिद पकड़ लिए, लड़ने लगे। झूरी का साला उन्हें अकेले धकेलता तो पीछे जोर लगाते। अब क्या हुआ, गया जब लेकर जा रहा था अपने घर बैल को, तो कितना भी खींच रहा था आगे, तो बैल क्या करता था, पीछे की तरफ, मतलब झूरी के घर जाना चाहता था, गया के साथ नहीं जाना चाहता था। क्योंकि झूरी जो है उसको अपने पिता के जैसा प्रेम किया करता था, तो उसको ऐसा लगता था कि कहाँ हमको भेज दिया जा रहा है। मुश्किल से वे सांझ को नए स्थान पहुँचे। मतलब शाम हो गया गया के घर जाते जाते। वहाँ भी उनके मन न लगा, उन्होंने चारे में मुँह न डाला। मतलब क्या हुआ, वहाँ उनको एकदम मन ही नहीं लगता था, और उनको जो खाना पानी दिया गया, चारा दिया गया, तो खाना ही नहीं खाया।
नया घर उन्हें बेगाना सा लगता था। अब बैल वापस झूरी के घर। अब देखिए क्या होता है, बैल जो है हीरा और मोती झूरी के घर किस तरह से पहुंच जाता है यह दिखाया गया है। रात को दोनों बैलों ने कनखियों से एक दूसरे को देखा और चुपचाप सलाह की और पगहे तोड़कर झूरी के घर चल पड़े। अब क्या हुआ, पगहा बोला जाता है जिस रस्सी से गाय या भैंस को बांधा जाता है, तो एक रस्सी थी। तो क्या हुआ, दोनों ने कनखियों से देखा और मतलब आँखों में नज़र डालकर देखा और क्या किया, रस्सी को तोड़ डाला और झूरी के घर चलने लगा। झूरी ने सुबह अपने बैलों को चरनी पर खड़ा देखा तो गदगद हो गया। अब झूरी देख रहा है कि यह जो है बैल दोनों हीरा और मोती जहाँ पर बांधते थे वहाँ पर दोनों खड़ा था। तो झूरी को यह देखकर बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि झूरी अपने संतान के जैसा, बच्चे के जैसा उसको प्यार किया करता था। तो उसको बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब दोनों बैल को देखा। बैलों के आँखों में विद्रोह भरा स्नेह था। मतलब प्यार तो था लेकिन मन जो है अंदर से विद्रोह के जैसा था, मतलब गुस्सा था कि आप हमको क्यों वहाँ भेज दिए। घर और गांव के बच्चे तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे और बच्चे जो आसपास के बच्चे लोग थे देखे कि दोनों बैल आ गए हैं, तो बच्चे लोग तालियां बजा बजा कर खुशी प्रकट कर रहे थे। हाँ, पत्नी जरूर क्रुद्ध हुई थी और उन्हें नमक हराम कहने लगी, लेकिन झूरी की जो पत्नी थी क्या कहने लगी कि यह तो नमक हराम है जो मेरे घर से, मतलब भाई के घर से चला आया है। गुस्से के कारण उसने बैल को सूखा चारा डाला। बैल चारा खाए तो कैसे? झूरी ने नौकर को चारे में खली डालने को कहा, किंतु मालकिन के डर से रह गया। अब जो है गया की जो बहन थी झूरी की पत्नी, वह काफ़ी गुस्से में हो गई और उसको सूखा चारा डाल दी। अब देखिए हीरा मोती दोबारा झूरी के ससुराल में, अब फिर से झूरी की ससुराल में, मतलब गया के घर फिर से किस तरह से गया है दोनों बैल, इसके बारे में बताया जा रहा है कि दूसरे दिन झूरी का साला फिर से हीरा मोती को ले गया। इस बार उसने दोनों को बहुत मोटी रस्सियों से बांधा और उसके सामने सूखा चारा डाल दिया। हीरा मोती का ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ था। अब जो है गया काफ़ी गुस्सा में हो गया कि यह दोनों कैसे भाग गया, तो उसका कुछ भी हीरा और मोती का ख्याल नहीं करता था। सूखा चारा उसको डाल दिया। अगले दिन उन्होंने हल में जूतने से इनकार कर दिया। अब जो हल जूतने के लिए ले गया हीरा और मोती को, तो दोनों हल में आगे बढ़ता ही नहीं था, मतलब हल जोतना नहीं चाह रहा था। दोनों काफ़ी दुखी था। तो इसमें यह बताया गया है कि पशु जो होता है, पशु के अंदर भी भावना होती है, प्रेम की भावना होती है, दया की भावना होती है, गुस्सा की भावना होती है। इसीलिए हमें पशु पक्षी से भी प्रेम से ही बात करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। झूरी के साले ने खींचकर उनकी नाक पर खूब डंडे मारे। अब क्या किया, गया दोनों बैलों को नाक पर डंडे मारने लगे, परंतु दोनों टस से मस नहीं हुआ। दोनों हल जोतने को तैयार ही नहीं होता था, उल्टे हल लेकर भाग गए। रस्सी, हल, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया, परंतु गले में लंबी रस्सियां थी, इसलिए पकड़े गए। बैल फिर से भागे। अब देखिए फिर से गया के घर से किस तरह बैल भाग जाता है यह दिखाया गया है कि अगले दिन उन्हें फिर से सूखा चारा मिला, लेकिन शाम के समय भैरव की नन्ही लड़की 2 रोटियां लेकर आई। अब जो भैरव की लड़की थी वह 2 रोटियां लेकर आती है। रोटियां खाकर हीरा मोती की आत्मा प्रसन्न हो गई। उन्हें पता चला कि नन्ही लड़की की माँ मर चुकी है, इसलिए सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती है। और उसकी माँ जो अपनी थी वह मर चुकी थी, सौतेली माँ थी, तो सौतेली माँ उसे बहुत कष्ट देती थी। इसीलिए जो है वह लड़की हीरा मोती के दुख को समझ पाती थी, तो चुपके से रोटी लाती थी और हीरा मोती को दे दिया करती थी खाने के लिए। मोती का दिल किया कि वह भैरव को या उसकी नई पत्नी को उठाकर फेंक दे, परंतु लड़की का स्नेह याद करके चुप हो गया। अब देखिए इसमें यह बताया गया है कि हीरा और मोती जो है वह भी समझ पा रहा था, उस नन्ही सी बच्ची के दुख को समझ पा रहा था, लेकिन वह बेबस था, कुछ कर नहीं पा रहा था। अगली रात उन्होंने रस्सी तुराकर भागने की योजना बनाई। वे रस्सी को कमज़ोर करने के लिए चबाने लगे, परंतु तभी नन्ही लड़की ने आकर दोनों रस्सियां खोल दी और भैरव की जो लड़की नन्ही सी है वह आती है, वह जान जाती है कि दोनों जो हीरा मोती जो है, बैल जो है काफ़ी दुखी है,
तो वह क्या करती है, चुपके से रस्सी को खोल देती है। लेकिन बैल लड़की के स्नेह के कारण ना भागे। लड़की ने शोर मचाया, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, दादा भागो। अब लड़की क्या बोलने लगी कि फूफा जी वाले जो बैल हैं वह भाग रहे हैं, तो ऐसा शोर मचाने लगी। हीरा मोती भाग पड़े। गया ने उसका पीछा किया। गांव के और लोग भी हो लिए। दोनों रास्ता भटक गए। नए नए गांव पार करते हुए वे एक खेत के किनारे पहुंच गए। मटर का खेत था। दोनों ने खूब मटर खाए और मस्ती में आकर उछलने कूदने लगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोनों बैल जो है काफ़ी तेज़ गति से भागने लगा और वहाँ पर मटर का खेत था। वहाँ पर दोनों ने पेट भर के मटर भी खाया। सांड की लड़ाई। अब अचानक से वहाँ क्या होता है, एक सांड आ जाता है और सांड से क्या हुआ, दोनों का मुकाबला हो गया, लड़ाई हो गई। और सांड पर एक सींग चलाता तो दूसरा उसके पेट में सींग घुसेड़ देता। सांड को दो दो शत्रुओं से लड़ने की आदत नहीं थी, इसलिए वह बेदम होकर गिर पड़ा। दोनों ने उस पर दया की और छोड़ दिया। तो इस तरह से वहाँ पर सांड से पीछा भी हुआ है और हीरा मोती पकड़े गए। अब क्या हुआ, हीरा मोती जब मटर खा रहा था तो वहाँ पकड़ा गया। विजय के नशे में दोनों बातें करने लगे। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। अभी उसने मटर खाने शुरू ही किया था कि दो आदमियां लाठी लेकर आए। हीरा तो भाग गया परंतु मोती कीचड़ में फंस गया, पकड़ा गया। हीरा ने मोती को फंसा देखा तो वापस लौट आया। रखवालों ने दोनों को पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस क्या होता है, जहाँ जानवरों को रखा जाता है, मतलब जेल की तरह, जेल खाने की तरह होता है। और जो भी वहाँ पर लावारिस पशु मिलते हैं उसमें डाल दिया जाता है। तो इस तरह हीरा मोती को भी कांजी हाउस में डाल दिया गया। अब हीरा मोती कांजी हाउस में चला गया। कांजी हाउस में उन्हें दिन भर खाने को कुछ नहीं मिला। वहाँ पहले से कई भैंसें, बकरियाँ, घोड़े तथा गधे थे। सभी के सभी भूखे प्यासे मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। भूख के मारे हीरा मोती ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। अब दोनों काफ़ी भूखे थे। रात के समय हीरा के मन में विद्रोह की ज्वाला उठी। मतलब हीरा के मन में काफ़ी गुस्सा आने लगा कि इस तरह से हमें क्यों कैद कर दिया गया है। उसने बारे की कच्ची दीवार पर अपने नुकीले सींगों से वार किया। हर वार में कुछ मिट्टी गिर जाती। इतने में चौकीदार लालटेन लेकर वहां पहुंचा। उसने हीरा का उजपन देखकर उसे कई डंटे मारे और मोटी रस्सी में बांध दिया। मोती ने उसे फिर चिढ़ाया। हीरा ने जवाब दिया, बंधे गए तो क्या हुआ, अगर दीवार टूट जाती तो कई जानवर जो है आज़ाद हो जाता। अब मोती भी जोश में आ गया। उसने बड़े जोश से दीवार में सींग मारा। 2 घंटे जोर आजमाइश करने के बाद उसने लगभग आधी दीवार गिरा दी। और क्या हुआ, काफ़ी दोनों दुखी थे, चाह रहे थे कि जो भी जानवर वहाँ कैद था वह भी किसी तरह आज़ाद हो जाए। तो इस तरह दोनों क्या किए, मिट्टी का दीवार को किस तरह से तोड़ डालते हैं। अब जानवरों की जान में जान आ गई। सबसे पहले घोड़ियाँ भाग निकली, फिर बकरियाँ और भैंसें भागी। गधे वहीं खड़े रहे, बोले भागने की से क्या फ़ायदा, फिर पकड़े जाएंगे। तो यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि जो सीधे व्यक्ति होते हैं वो इतने सीधे हो जाते हैं कि आगे बढ़ने का कोशिश ही नहीं करते हैं। जैसे कि देखिए इसमें यह दिखाया गया है कि बकरियाँ भी भाग जाती हैं और जानवर जो थे वो घोड़ियाँ भी भाग गए। लेकिन गधे बोलते हैं कि नहीं, भागने से कोई फ़ायदा है नहीं, हमें तो आगे कोई फिर से पकड़ लेगा। तो मतलब यह दिखाया गया कि हमारे देश में ऐसे भी लोग थे, सीधे साधे लोग थे, जो आगे बढ़ने का कोशिश नहीं करते थे, देश को आज़ादी दिलाने के लिए कोशिश नहीं करते थे। और उसमें से ही कुछ ऐसे लोग थे जो अपने जान की कुर्बानियाँ देकर देश को आज़ादी दिलाए। वे डरते नहीं थे, हिम्मत वाले थे, हिम्मत से काम लेते थे। तो इस पाठ के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि जानवर के माध्यम से इस पाठ में दिखाया गया है कि आदमी का भी स्वभाव कैसा होता है। कोई आदमी ऐसा होता है जिसे आज़ादी पसंद होता है तो जी जान लगा लेते हैं, और कोई ऐसा होता है जो चाहते ही नहीं है कि आगे बढ़ें, हमारा देश आज़ाद हो। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक जगाने का, भारतीय जनता को जगाने का कोशिश किए हैं। तो यही दिया गया है। मोती ने उन्हें सींग मार मार कर भगाया। मोती क्या कर रहा है, अब गधे को सींग मार मार कर भगा रहा है कि तुम भी भागो। लेकिन हीरा रस्सी से बंधा था, कैसे भागता। हीरा ने मोती को कहा कि वह भाग जाए वरना उसकी खूब पिटाई होगी। मोती बोला, मैं विपत्ति में तुम्हें कैसे अलग कर सकता हूँ। वह भी सो गया। सुबह होते ही कांजी
हाउस के कर्मचारियों में खलबली मच गई। अब जो है वहाँ के जो कर्मचारी थे, जो काम कर रहे थे, वे लोग आए, देखे कि अरे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, सारे जानवर भाग गए हैं। वहाँ पर काफ़ी खलबली मच गई, शोर शराबा होने लगा। उन्होंने मोती को खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सियों में बांध दिया। मोती को काफ़ी पिटाई भी लगी। अब देखिए हीरा मोती कसाई के हाथ में। अब हीरा मोती किस तरह से कसाई के हाथ में आ जाता है। हीरा मोती 1 सप्ताह तक वहीं बंधे रहे। उन्हें खाने को कुछ ना मिला, बस दिन में 1 बार पानी मिलता। दोनों की ठठरियाँ निकल गई थी, मतलब हड्डी निकल गया था, क्योंकि खाना पानी कुछ मिल ही नहीं रहा था वहाँ। एक दिन उनकी नीलामी होने लगी। कोई भी खरीदार उन्हें न खरीदता। अंत में एक कसाई ने उसे खरीद लिया। वह जिस तरह कुल्हे से उंगलियां गोद कर देख रहा था, उससे हीरा मोती कांप गए। अब इतना हड्डी निकल गया था हीरा और मोती का, जो कसाई आए थे खरीदने के लिए तो खरीद नहीं पा रहे थे। फिर भी हड्डी को भी क्या किया, वह काफ़ी उंगली से उसको दबा कर देखा, तो वो लोग काफ़ी कांपने लगे हीरा मोती। और नीलाम होकर दोनों दरियल कसाई के साथ चले। वे अपने भाग्य को कोसने लगे। कसाई उन्हें भगाया जाता था। रास्ते में उन्हें गाय बैलों का रेवड़ नजर आया। वे सभी प्रसन्न होकर उछल कूद रहे थे। हीरा मोती सोचने लगे, ये कितने स्वार्थी हैं कि इन्हें हमारी विपत्ति की कुछ भी चिंता नहीं है। झूरी के द्वार पर अब देखिए क्या होता है। सहसा मोती को लगा कि वे रास्ते उनके जाने पहचाने हैं। जहाँ पर झूरी का घर था, वही पास के रास्ते से ही कसाई दोनों बैलों को लेकर जा रहा था। तो दोनों क्या करते हैं, भाग खड़े होते हैं। और झूरी ने उन्हें देखा तो दौड़ा और उन्हें गले लगा लिया। अब क्या किया, दोनों बैल दौड़ते हुए भागते हुए झूरी के पास चला गया। और झूरी दोनों बैलों को देखकर क्या किया, जैसे अपने बच्चे को लोग गले लगा लेते हैं उस तरह से गले लगा लेते हैं। और बैल भी झूरी का हाथ चाटने लगे। दरियल कसाई ने बैल की रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये बैल मेरे हैं। कसाई बोला, मैं इन्हें नीलामी से लाया हूँ। वह दोनों को ज़बरदस्ती ले जाने लगा। मोती ने उस पर सींग चलाया। दरियल भागा। मोती ने उसे और भगाया तथा गांव से दूर कर दिया, क्योंकि मोती जो है काफ़ी समझदार था और मोती उसको अपने गांव से एकदम दूर भगा दिया उसको। झूरी ने निहाल होकर नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया। और झूरी जो है काफ़ी खुश हो गया कि दोनों बैल आ गया, उनके जगह पर आ गया, उनके घर आ गया। तो खुशी के मारे क्या किए, जो खाने का जो बर्तन होता है जिसको नांद बोला जाता है, तो नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया। दोनों मित्र खाने लगे। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो यही था बच्चों, इस पाठ में दिखाया गया है कि जानवर भी प्यार का भूखा होता है और अधिक सीधे भी नहीं बनना चाहिए। तो इस पाठ में यही दिखाया गया है। नहीं तो क्या होगा, जैसे हमारा देश गुलाम हो गया था, उस तरह से फिर हमें गुलामी का जीवन बिताना पड़ेगा। तो आशा है बच्चों आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देव जनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।